नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा प्यारा देश भारत दुनिया भर में एक ताकतवर देश की तरह उभरता जा रहा है। जितना हमारा देश ताकतवर बनेगा, तरक्की करेगा, उतना ही हमारे देश के दुश्मन भी बढ़ते रहेंगे। और ये जो भारत के दुश्मन हैं, ना सिर्फ वो भारत के बाहर हैं, बल्कि हमारे देश के अंदर ही बैठ के हमारे ही देश के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या को इन्हीं देश के गद्दार और दुश्मनों का पर्दाफाश करते हुए। यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करवाई है इंडिया के लिए कि जाहिर है कि उसमें जैसे कि कहा गया है कि पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री करके, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इल्हान उमर जो है शी इज अ फ्रिंज एलिमेंट। ये जो लेडी हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये अलकायदा सपोर्टर हैं। ये उस किस्म के लोग हैं जो अमेरिका में रह के अपना मुल्क इन्होंने छोड़ दिया और अपना मुल्क छोड़ने के बाद ये अमेरिका आ गए। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी वही पुराने वाले मुल्क की रही। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के फ्रीडम्स का इस्तेमाल करके ये अटैक करते हैं। एजेंडा इनका अलकायदा वाला है। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट। आप उनके ट्विटर पे चले जाइए, आप उनकी स्पीचेस देख लीजिए। वो हर चीज को जस्टिफाई करती है। वो चाहती हैं कि अमेरिका अपने बॉर्डर खोल दे और सारे के सारे जितने भी मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अमेरिका में क्यों आ जाएं। हर एक मुल्क का अपनी पॉलिसी हो, राइट। जहां तक इल्हान उमर का ये कहना है कि इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो कर दे। हमने तो इल्हान उमर को कभी नहीं बोला कि मैडम हमें बहुत डर लग रहा है आपसे और आप मत करिए, कर दे। हम तो कह रहे हैं कि इल्हान उमर क्यों, इल्हान उमर तो बहुत छोटी सी चीज है। शी इज अ कांग्रेस वुमन फ्रॉम समवेयर। हम कहते हैं जो बाइडेन डिक्लेयर कर दे, फिर क्या होगा। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं 130 करोड़ लोग बसते हैं भारत। वी आर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एवरी 6 or 7% इन दिस वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये इल्हान उमर जैसे छोटे मोटे, ये बरसात आएगी तो मैटर टर करते हैं, तो वो भी कर रही है। इल्हान उमर को कौन पूछ रहा है, उसको कौन पूछ रहा है उसको। शी हैज नो वेट। जिस तरह के आपके यहाँ मुख्तलिफ मोमेंट्स चलती रहती हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी हिजाब को लेकर, कभी मुस्लिम्स जो है जगह जगह, कभी वो शाहीन बाग जो चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमजोरी है जब भी कोई बात कर पाता है। मैं बिल्कुल कमजोरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कमजोरी ये है कि हम लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये इंडियंस में कैरेक्टर फ्लॉ है। ये हमारे कैरेक्टर में एक बहुत बड़ी कमी है। ये वी कॉल इट दी पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम। हर समय माफ कर देना, कोई बात नहीं। और भारत को इतिहास गवाह है हमारा कि हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। माफ नहीं करना कभी किसी। देखिए, शाहीन बाग कभी होना ही नहीं चाहिए था, इनको परमिट करना ही नहीं चाहिए था। सरकार ने परमिट करा, सरकार ने गलत करा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। क्या आवाज उठाना उनका हक है? बिल्कुल हक। डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं 2-3 दिल्ली में जहां पे आप बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते हैं। शाहीन बाग वालों ने क्या करा कि पूरी सड़क रोक ली, विच वाज एन आर्टेरियल रूट कनेक्टिंग यूपी टू दिल्ली एंड फर्दर ऑन टू फरीदाबाद। उन्होंने शाहीन बाग रोक दिया। अब पूरा ट्रैफिक यहां से रुक गया महीनों दर महीनों। और इसकी खूबसूरती देखिए शाहीन बाग की। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया, डोनाल्ड ट्रंप गया, उसके 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर शाहीन बाग का मूवमेंट खत्म हो गया। खत्म, तंबू वंबू खत्म। शाहीन बाग से बिरयानी के डेक गए, कहां गए? एक बात बताइए अर्जुन, सीएए तो सरकार ने वापस नहीं लिया ना, तो अभी उसके बारे में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा सीएए के ऊपर? अभी वो फैज अहमद फैज की नज़में क्यों नहीं पढ़ी जा रही? एक तो भारत में फैज अहमद फैज को लेके बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे, बहुत बड़ा। सर, लेकिन वो फैज अहमद फैज की जो नज़म पढ़ी जा रही थी, वो उन्होंने इंडिया या मुसलमानों के लिए नहीं लिखी थी। वो तो उन्होंने उस टाइम पे जो डिक्टेटर थे उसके लिए लिखा गया था। मुझे पता है एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई एडमायर अ लॉट। फैज अहमद फैज हैं, हबीब जालिब साहब हैं। तो मैं ये कह रहा था कि फैज अहमद फैज और हबीब जालिब ना, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जियाउल हक के जेल, उनकी काल कोठरी, उनके हंटर, उनकी तशद्दुद, उनकी मारपीट, उनका टॉर्चर, ये सब सहने के बाद, इन सब से जिंदा निकलने के बाद और फिर भी न टूटने के बाद, तब फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जन्म लेते हैं। यहाँ पे तो जेएनयू की फीस बढ़ा दी अगर 200 रुपए, तो फैज अहमद फैज कोट करने लगते। इन लोगों ने कभी प्रॉब्लम देखी नहीं इंडिया में सबसे बड़ी, मुझे क्यों झूठे लगते हैं जो हिंदुस्तानी फैज अहमद फैज कोट करते हैं। अकल वकल तो है नहीं इनको। हर एक नज्म का, हर एक गजल का, हर एक शेर का एक वजन होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ा फ्रॉड है लेफ्ट वालों की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से। उन्होंने जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी जिसको हम कंपेयर कर सकें जो फैज अहमद फैज साहब ने, हबीब जालिब साहब ने फेस करी। तो इनको लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी इनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, टैक्सी का किराया बढ़ गया, डफरी लेके फैज अहमद फैज गाना। तो मैं तो इन लोगों को सीरियसली लेता नहीं। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल बाजवा साहब से कहा कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, उसको लालच है और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। लेकिन जो लोग नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है जो महाराष्ट्र ने दिया, दुनिया में कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य
की सारी खिड़कियां खड़का दी। वो ही वाज अ टाइगर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आरजू जी कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ गई। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे। मुझे नहीं लगता वो उनमें वो गर्मी है ही, वो आग है ही। राज ठाकरे इज मोर इंप्रेसिव। ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे। मेरी उनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना, मैं उनकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता। बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के एमएलएज जो मेंबर्स थे, एमएलएज ने छोड़ दिया, ठीक है। एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद इन हिज ओन पार्टी इन द स्टेट असेंबली, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि आई विल रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने सीआईए के बारे में बात करी, ना उसने रॉ आईएसआई के बारे में बात करी। देखिए बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, और यहाँ पे जो भी मसीहा बन के थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहाँ पे लोग बावले हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, अब हिंदुस्तान का क्या होगा। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब हिंदुस्तान का क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है भारत के। लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे भी पूजे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा। हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज डेमोक्रेसी ऐसी। मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है। मैं कह रहा हूं सबने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, सीआईए भी था, मोसाद भी था, और सबने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं, खान को निकालना है, क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन। सबकी साजिश थी। इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इंडियंस को ये बड़ी बात नहीं लगती जो उद्धव ठाकरे ने करा ना, वो इंडियंस को बोले करे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे हैं भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने, अपना इस्तीफा। कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात करी। लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है? कभी नहीं होगा आरजू जी, पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है आरजू, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आप एक कौम आप जैसे कौम जा रही है तो उसके पास एक डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये होता है। कौम कौन सा डायरेक्शन लेती है वो कौम का फ्यूचर डिसाइड करती है। आपने जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, आपने जो बोला कि नहीं, हमें जंगजू पैदा करने, हमें साइंटिस्ट नहीं पैदा करना, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा करना, हमें फौजी पैदा करना, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये एक माइंडसेट लेके अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से संतरे तो निकलेंगे नहीं आरजू जी ना, आम से तो आम ही निकलेगा। या तो पाकिस्तान में मंथन हो इस मामले में, एंड इंटेलेक्चुअल चर्निंग कि वेयर आर वी हेडिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आरजू जी, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों ने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है? इन सब की प्रॉपर्टीज बाहर है? नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन। एक वजूहत हो सकती है उसकी, 2-3 में से एक करप्शन वजह हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्यों कर रखा है ऐसा? शहबाज गिल का अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों है? आपके जो एनएसए थे मोहिद यूसुफ साहब, उनका ग्रीन कार्ड क्यों है यूएस का? ये पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, ये बाहर की सिटीजनशिप लेके क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा है इसके पीछे थिंकिंग क्या है? दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। आरजू जी मैं आपको बता रहा हूँ, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या। ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी यू नो आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे। दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा? क्या इमोशन होगा? वो आपको बोलना है कि भाई तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन ही होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आरजू जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कभी भी ये इस चुंगल में से निकल पाएंगे, क्योंकि जो 70 साल से ये करते आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।